I am Dr. Deepthi Singh from Department of Education. Today's lecture for the discussion is statistics. When we talk about the statistics portion is very important for the student of B.Ed, M.Ed as well as student of PhD. सांख्यिकी को समझने के लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सांख्यिकी के पहले हम उसके तथ्यों को समझें, जिसके अंतर्गत आता है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। जब हम मेजरमेंट को समझते हैं तो मापन के अंतर्गत मापन के बहुत सारे स्तर आते हैं। इट मीन्स कि लेवल ऑफ मेजरमेंट एज वेल एज स्केल ऑफ मेजरमेंट। जब लेवल ऑफ मेजरमेंट और स्केल ऑफ मेजरमेंट को देखते हैं तो उसके 4 टाइप्स निकल के आते हैं, जो इस प्रकार हैं। मेजरमेंट को अब स्केल ऑफ मेजरमेंट या लेवल ऑफ मेजरमेंट के पहले ये इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट को हिंदी में मापन कहते हैं। मापन का अर्थ किसी भी चीज़ को मापना। It means we have to measure something. When we talk about in the field of education, what we have to measure? In the field of education, we have to measure interest, attitude, aptitude, personality, achievement, and many more things. So, when we talk about the levels and scale of measurement, there are 4 types. The first one is the nominal level. सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में ये सबसे पहला स्केल है। इट मीन्स कि नामित स्तर का मतलब वी हैव टू गिव द सर्टेन नेम ओनली, देयर इज नो एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हियर। इट मीन्स कि वह बच्चा जो जर्सी नंबर 10 पहना है वो सचिन है। इट मीन्स कि हमने सिर्फ यहाँ दिखाया है कि वह बच्चा जो जर्सी नंबर 10 पहना है वो सचिन है, तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक नाम दे दिया। जैसे टीचर क्लासरूम में आपको रोल नंबर देता है, इट मीन्स रोल नंबर 1 प्रतिभा, रोल नंबर 2 शिखा। तो इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा और शिखा के अनुसार रोल नंबर 1 कहे जाने पे वो खड़ी होंगी, इसका और कोई अर्थ निकल कर नहीं आता। तो इस प्रकार के स्केल्स को हम फर्स्ट स्केल कहते हैं, जो नॉमिनल स्केल के अंतर्गत आता है। अब हमारे सामने दूसरा स्केल आता है जो ऑर्डिनल लेवल है। ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वी हैव टू गिव द ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ दिया जाता है? ऑर्डर वहाँ दिया जाता है जैसे आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको फर्स्ट प्राइज मिलता है, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। जब यह मिलता है इसका अर्थ यह होता है कि जो फर्स्ट प्राइज लेके आया है उसके मार्क्स सेकंड प्राइज लाने वालों से ज़्यादा है, या आफ्टर द टेस्ट, आफ्टर द एग्जामिनेशन रैंक प्रोवाइड किया जाता है। वह एग्जाम्पल भी हमारे ऑर्डिनल लेवल के अंतर्गत आता है। जैसे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। इट मीन्स कि सभी बच्चे हर रैंक पे नहीं आ सकते। रैंक 1 पर वही बच्चा आता है जिसके स्कोर एग्जामिनेशन में, इवेल्युएशन में सबसे ज़्यादा है। रैंक 2 पे वह बच्चा आता है जो रैंक 1 से कम मार्क्स लेके आया है। रैंक 3 में वह स्टूडेंट आता है जो रैंक 2 से कम मार्क्स लेके आया है। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि देयर इज नो एनी डिफरेंसेस बिटवीन द रैंक 1 स्कोर, रैंक 2 स्कोर या रैंक 3 स्कोर। यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल 2 इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, दैट इज ग्रेटर देन और लेस देन। इट मीन्स अगर रैंक 1 79 मार्क्स लाया है आउट ऑफ 100, रैंक 2 77 मार्क्स लेके आया है, इज इट पॉसिबल? वो रैंक 2 पे है। एंड रैंक 3 70 मार्क्स लाया है। बट यहाँ पे यह नहीं कह सकते, वी कांट से रैंक 1 differences between the rank 2 is equals to rank 2 differences between the rank 3। ऑर्डिनल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ वी डिसाइड, वी गिव द ऑर्डर, नथिंग एल्स। नेक्स्ट लेवल ऑफ द मेजरमेंट इज इंटरवल लेवल। का अर्थ होता है जैसे हमने ऑर्डर तो डिसाइड कर दिया बट हमारे पास स्कोर्स बहुत ज़्यादा हैं,
जैसे हमारे पास स्कोर्स 500 स्कोर्स हैं, 700 स्कोर्स हैं, एंड हमें उसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, या व्हाटएवर कोई भी मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन लगाना है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर स्कोर इन द फॉर्म ऑफ द इंटरवल. अब इंटरवल में क्या करेंगे, देयर इज अ सेम इंटरवल बिटवीन द different portions according to the frequency. That means what you have to give the interval in terms of the scores, just like 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. Now look at this particular point. 0 to 5 is difference is 5, 10 to 5 is difference is 5, 15 to 10 is difference is 5, 20 to 15 is difference is 5, 20 to 25 is difference is 5. It means ki there is variety of a score, but we have to describe that particular score in particular intervals with the frequency. What we have to give in a frequency? It means कि वह बच्चा जिसने स्कोर 0 to 5 के बीच लेके आया है इन दिस पर्टिकुलर लेवल, वो हमारा यहाँ पे आएगा. इट मीन्स कि हमारे पास अगर 50 स्टूडेंट हैं, इट मीन्स कि ये टोटल हमारी 50 होनी चाहिए. तो 0 से 5 के बीच लाने वाला बच्चा कौन है? सिर्फ 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके स्कोर 0 to 5 के बीच है. नाउ द नेक्स्ट वन इज 5 to 10 के बीच लाने वाले कितने बच्चे हैं? 7, 20, 13, 20 plus 20 is 40 and 2 next is 8. Now the sum of that particular frequency is equals to 50. यहाँ पर यह देखना है कि 0 से 5 के बीच the differences is same, 5 to 10 is the differences is same. It means that this type of the score is under the interval level. यहाँ पे क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं. बट यहाँ पे 0 जो हमारा मेंशन है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है, यह 0 का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बच्चा 0 नहीं हो सकता. वो हमारे किस लेवल में आएगा? दैट इज द फोर्थ वन इज द रेशियो स्केल. जब हम रेशियो स्केल की बात करेंगे तब इसका अर्थ यह होता है वह क्वांटिटी जो एब्सोल्यूट 0 से स्टार्ट होता है. इट मीन्स कि कौन से ऐसे रिसर्चेज होते हैं, कौन से ऐसे साइड होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे एब्सोल्यूट 0 को लिया जाता है. इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक रिसर्चेज. इट मीन्स वो किस पे किया जाता है? फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, इनिशियल पॉइंट हो सकता है केमिकल रिएक्शन का, जहाँ पे हम 0 को कंसीडर करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशनल रिसर्चेज, सोशल साइंसेज रिसर्चेज या मैनेजमेंट रिसर्चेज, हम वहाँ पे एब्सोल्यूट 0 को कंसीडर नहीं करते. इट मीन्स कि अगर किसी पेपर में, किसी एग्जाम में बच्चे की अचीवमेंट स्कोर 0 है, इट मीन्स कि उसकी IQ 0 है, यह कभी भी एनालाइज नहीं होता. इट मीन्स कि हम जब भी सोशल साइंसेज, एजुकेशनल रिसर्चेज की बात करते हैं, वहाँ पे एब्सोल्यूट 0 को कंसीडर नहीं किया जाता. तो एब्सोल्यूट 0 को कहाँ कंसीडर किया जाता है? साइंटिफिक रिसर्चेज में, जहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट 0 ले सकते हैं. बट एजुकेशनल एंड सोशल साइंसेज के रिसर्चेज में हम बच्चों की IQ, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं कर सकते. तो ये हमारे 4 पोर्शंस निकल के आ गए जो किस पे को बताते हैं. Look at here, that is the 4 levels of measurement: nominal, ordinal, interval and ratio. Now we have to go the next point. पहले ही मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स को समझाने से पहले इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था लेवल ऑफ मेजरमेंट को समझाना कि हमारा जो डाटा है, हमारा जो रॉ मटेरियल है, वो किस लेवल का है, यह बच्चों आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी था. अब हम आगे चलते हैं तो स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं. जब हम स्टैटिस्टिक्स को बांटते हैं तो स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट में बांटा जाता है.
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जब एक रिसर्चर यूज़ कर रहा होता है तो वहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, अपने जो रॉ डाटा है उसको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं. What you have to do? Only the describe in terms of the graphical representation of data, in terms of the percentage analysis, in terms of the bar diagram, whatever. It means what you have to doing here? Only describes. But the very important portion is inferential statistics. जहाँ पे एक रिसर्चर क्या करता है, अपने डाटा के अकॉर्डिंग इन्फ्रेंसेस देता है. जब हम इन्फ्रेंसेस दे रहे हैं, इट मीन्स कि हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक अनुमान लगा रहे हैं. जैसे अगर एक टॉपिक लेते हैं कि किसी ग्रुप को अगर हमने लेक्चर मेथड से पढ़ाया, सेम ग्रुप को अगर हमने कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस मेथड से पढ़ाया, और दोनों ही ग्रुप का टेस्ट लेने पर टेस्ट स्कोर यह दर्शाता है कि जिन ग्रुप को हमने लेक्चर मेथड से पढ़ाया था, उन बच्चों के कंपैरिजन में जिन ग्रुप को हमने कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस मेथड से पढ़ाया, उनकी अचीवमेंट ज़्यादा अच्छी है. तो क्या किया जा रहा है, हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कि इस मेथड से, लेक्चर मेथड के बजाय अगर हम दूसरे टर्मिनोलॉजी के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके अचीवमेंट पे ज़्यादा अच्छा फर्क पड़ता है. साथ ही साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग स्टेबल होती है rather than सिंगल मेथड, जहाँ वन वे कम्युनिकेशन है. वन वे कम्युनिकेशन से कहीं बेटर है वी हैव टू यूज़ द अदर डिफरेंट मैथडोलॉजी जो टू वे कम्युनिकेशन पे बेस्ट है. अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अगर बाइफर्केट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स निकल के आते हैं जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आ रहे हैं. फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल टेंडेंसी. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंतर्गत डिफरेंट फैक्टर्स आएंगे. हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लाइन डायग्राम, पाई डायग्राम जिसको अपन पाई चार्ट कहते हैं, एंड मेनी मोर. इन सेंट्रल टेंडेंसी the three main important portions are mean, median and mode. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंतर्गत जो अपना हिस्टोग्राम है, that can be formed in the form of x-axis, y-axis, and there are the certain histograms. When we talk about the bar diagram, what is the bar? There are the two axes. First one is the x, another one is the y, and there are the different bar. These are the bar diagram. Frequency polygon is like line diagram. अगर मैं दिखाती हूँ, इसी पे दिखा सकते हैं. This is the line diagram. Pie chart is like this. This all are under the graphical representation of data. Now the very important factor for the student is mean, median and mode. So what we have, what is the mean? With the next slide. Mean.
is very important when we talk about the mean. Mean is just like a arithmetic mean. It means what you have to find out, we are finding average. What now with the certain example, if there are 5 scores 1, 3, 5, 7, 9 and we have to find out the mean of these scores, then what is the formula? These are the score upon n. N is the total number of score and these are the summation of a score. It means ki 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 divided by 1, 2, 3, 4, 5. It means ki there are 5 scores. The total of these scores are 25 upon 5 is equals to 5. It means ki the mean of these scores are 5. Is it very simple? Here the score is only 5. That's why the formula for finding the mean is summation of scores upon total number of scores. But here the question is, if the numbers are very high, it means the number are in terms of 500 numbers, 200 numbers, then it is very difficult to find out mean with this particular formula. Then what we have to do? We have to apply the different formula in terms of the group data. Here the data is ungrouped. So first you have to convert the given information in terms of the group data. After that we have to apply the different formulas for finding the mean. Example, for finding the mean as per group data, the information given in terms of the class interval as well as frequency. And the frequency is the total of f is equals to 46. Now with this particular data, when we have to find out the mean is equals to summation of f x upon summation of f. X is the average of class interval, that is 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5. Again for finding this value, we have to calculate the one more calculation, the multiplication of f into x. With the total of this fx, we have to put the value of fx here and the value of f is here, and we have to calculate the mean with this particular formula. Now the student, we have to continue with this next lecture after this. So this is the time we have to find out the mean with the direct method for the group data. In the next lecture, we have to finding the mean from the shortcut method. Now thank you for this.